हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझा था। इस वीडियो में हम आरएनए संसार और डीएनए प्रतिकृति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने इस महत्वपूर्ण संरचना डीएनए के बारे में पढ़ा था। आरएनए इससे काफी अलग है क्योंकि आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है, ना कि थायमीन के साथ, और इसमें राइबोज शर्करा होती है। आइए अब इस आरएनए की कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक अम्ल और यह पहला आनुवंशिक पदार्थ था। और दोस्तों, जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी स्थानांतरण और संबंधन जैसी प्रक्रियाओं का विकास आरएनए से हुआ है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ एक उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक को हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए और डीएनए दोनों ही किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और डीएनए प्रतिकृति यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन को समझते हैं। डीएनए प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। और दोस्तों, आप सभी को एक और बात याद रखनी है कि जो डीएनए प्रतिकृति है ये अर्ध संरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसका मतलब है कि जब डीएनए का अणु बनेगा तो उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक होता है। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में और जानेंगे। आइए दोस्तों, अब मेसल्सन स्टॉल प्रयोग को समझ लेते हैं। मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक प्रयोग किया था जो कि इसने ये बताया कि डीएनए अर्ध संरक्षी है। ये प्रयोग नाइट्रोजन के N15 और N14 आइसोटोप्स के घनत्व पर आधारित है, जिसमें कि जो N15 आइसोटोप वाला नाइट्रोजन है उसका ज्यादा घनत्व है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था। इस प्रयोग में बैक्टीरिया को कई पीढ़ियों के लिए N15 वाले मीडियम में विकसित किया गया था। इसकी वजह से जो डीएनए इन कोशिकाओं में था उसमें N15 नाइट्रोजन आ गई थी। फिर इन बैक्टीरिया कोशिकाओं को दूसरे N14 वाले मीडियम में स्थानांतरित किया गया। फिर वहां पर भी इनको कुछ पीढ़ियों के लिए ग्रो किया गया। फिर उन कोशिकाओं से डीएनए को लिया गया और उसको सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। फिर इस सॉल्यूशन को उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, जिसका मतलब है कि डीएनए उस जगह पर चला जाएगा जहां पर उसका घनत्व सॉल्यूशन के घनत्व के बराबर है। अब दोस्तों, जिस डीएनए के पास N14 आइसोटोप का नाइट्रोजन होगा वो ट्यूब में थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और जिसके पास N15 वाला नाइट्रोजन होगा वो ट्यूब में नीचे रहेगा क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। अब N14 मीडियम में पहली पीढ़ी के बैक्टीरिया में जो बैंड मिले वो थे N14 और N15 घनत्व के डीएनए वाले, मतलब कि बीच का बैंड इनको मिला, जो कि ये दर्शाता है कि डीएनए के एक रज्जुक के पास N14 आइसोटोप है। अब N14 मीडियम के दूसरी पीढ़ी के बाद जो बैंड हमको ट्यूब में मिले उनमें से एक बीच के घनत्व वाला बैंड था जिसमें कि एक डीएनए रज्जुक के पास N15 नाइट्रोजन थी,
और जो दूसरा हमको बैंड मिला वो कम घनत्व वाला था, इसलिए वो हमको थोड़ा ऊपर मिला, जिसमें कि किसी भी रज्जु के पास N15 वाला नाइट्रोजन नहीं है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान दोनों रज्जु अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं और नए पूरक रज्जु का निर्माण करते हैं, जिसके बाद डीएनए का एक अणु बनता है और उस अणु के पास एक पैतृक रज्जुक होता है और एक नई निर्मित रज्जुक होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षी होती है। आइए दोस्तों, अब डीएनए प्रतिकृति को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोशिका विभाजन से थोड़ा पहले डीएनए अपनी प्रति बनाता है, जिससे कि जो नई कोशिका बनती है उसके पास भी डीएनए होगा, उसके पास भी आनुवंशिक पदार्थ होगा। अब डीएनए प्रतिकृति को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया एकदम सटीक तरीके से करनी होती है, नहीं तो उत्परिवर्तन हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसको अच्छे से करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हैं डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज और लाइगेज। अब हम इन एंजाइम्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम डीएनए पॉलीमरेज को समझ लेते हैं। एक एंजाइम जो कि 4 न्यूक्लियोटाइड क्षारों से नए डीएनए अणु को बनाता है, जो मौजूदा डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। अब हम अगले एंजाइम को समझेंगे, जो कि है हेलिकेज। यह एंजाइम विपरीत रज्जु के क्षारों के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए कुंडली संरचना को खोलने का काम करता है। अब हम अगले एंजाइम को समझ लेते हैं, जो कि है प्राइमेज। प्राइमेज भी एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह प्राइमर बनाता है, जिससे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। अगला एंजाइम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है। एक लाइगेज जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के गठन को उत्प्रेरित करके डीएनए रज्जु को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों, ये सारे एंजाइम काम कैसे करते हैं और डीएनए प्रतिकृति की पूरी प्रक्रिया को अब हम यहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि डीएनए 2 रज्जु से बना होता है। ये द्विकुंडली संरचना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो कि ए, सी, जी और टी से दिखाए हुए हैं। अब दोस्तों, क्षार युग्मन एक दूसरे के पूरक हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक रज्जु में ए है तो दूसरे में टी होगा, और ऐसे ही सी और जी के साथ होता है। और इसके पास एक 5 प्राइम किनारा होता है और दूसरी ओर 3 प्राइम किनारा होता है। ऐसे ही दूसरी रज्जु के साथ भी होता है। सबसे पहले दोस्तों, दोनों रज्जु को हेलिकेज एंजाइम की मदद से अलग अलग किया जाता है। इससे रेप्लिकेशन फोक बनता है। अब प्राइमेज एंजाइम आता है, जो कि प्रक्रिया को शुरू करता है। ये एंजाइम आरएनए का एक टुकड़ा बनाता है, जिसे कि हम प्राइमर कहते हैं। इस प्राइमर की वजह से डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर चिपक जाता है, जो कि नए डीएनए रज्जु का निर्माण करेगा। मगर ये एंजाइम एक ही दिशा में डीएनए बनाता है, जिसका मतलब है कि एक ही दिशा में ये डीएनए बेसेस यानी कि क्षारों को जोड़ेगा। इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, यानी कि लीडिंग रज्जु कहते हैं, क्योंकि ये लगातार बनती है। दूसरी ओर लैगिंग रज्जु लगातार नहीं बनता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहा होता है। ये छोटे छोटे खंडों को बनाता है, जिन्हें हम
ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर भी सेम ही तरीके से काम होगा। पहले प्राइमेज एंजाइम आएगा जो कि प्राइमर को बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो प्रक्रिया को शुरू करेगा। ऐसे ऐसे करके ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे। जब डीएनए पूरी तरह से बन जाता है तब एक नया एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस आता है और ये आरएनए प्राइमर को हटा देता है वहां से, और जो खाली जगह बचती है उसको डीएनए पॉलीमरेज फिर से भर देता है। बाद में फिर डीएनए लाइगेज आता है और डीएनए रज्जु को एक साथ जोड़ देता है, और ऐसे ही डीएनए प्रतिकृति का पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षित होती है, जिसका मतलब है कि इसके पास एक पुराना रज्जुक होगा और एक नया रज्जुक होगा। पुराना रज्जुक को हम पैतृक रज्जुक कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इस वीडियो में हमने आरएनए के बारे में पढ़ा, हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करी जो कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृति में कैसे काम आते हैं उसको हमने देखा, और हमने डीएनए प्रतिकृति की पूरी प्रक्रिया को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम अनुलेखन को समझेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। धन्यवाद।